हेलो स्टूडेंट्स, एक कदम सफलता की ओर में आपका स्वागत है। आज हम उच्चारण स्थान के बारे में आपको बताएंगे हिंदी में, जो कि हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आता है और ये आप अच्छी तरह से देखना। सबसे पहले हम करते हैं कि उच्चारण स्थान कहाँ से बोला जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे। तो इसमें आप देखिएगा, पहले जो ये कै वर्ग की लाइन, कई बार ये गै जैसे कोई भी अक्षर दे देंगे, ये पूछेंगे इसका उच्चारण स्थान या इसका वर्ग कौन सा है, कवर्ग कौन सा है। तो कै ख गै घ अड़ ये किस में आएंगे, कवर्ग के अंदर आएंगे। चौरग में च छ ज झ यहाँ आएंगे। टवरग में ट ठ ड ढ ण आएंगे। तवरग में त थ द ध न और पवरग में प फ ब भ मैं। ये वर्ग का ध्यान रखना है सबसे पहले आपको भी, कौन से वर्ग में क्या है। तो कवर्ग में कै वाली लाइन, चौरग में च वाली लाइन, तवरग में त वाली लाइन, टवरग में ट वाली और पवरग में प वाली लाइन। अब इसके बाद हम उच्चारण स्थान देखते हैं। उच्चारण स्थान किसका क्या है। तो ये कै ख गै घ अड़े अंगे इं अणे न और मैं, इसको नासिक बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये नाक से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान का मतलब हुआ उनका उच्चारण हम कहाँ से कर रहे हैं, मुख का कौन सा स्थान है जहाँ से उच्चारण हो रहा है। तो पहला ये लास्ट वाले न वाले हैं, ये सारे अंग इं अणे न मैं, ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान होगा नासिक। अब इसके बाद आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले अपने गले में आप देखिएगा, जब ये वीडियो देखें साथ साथ में, तो कंठ है, सबसे पहले कंठ आएगा। कंठ के बाद क्या आता है, तालू आता है अपने बॉडी के अंदर। तालू के बाद मुर्दा का मतलब जीभ। उसके बाद दांत आते हैं और लास्ट में क्या आता है, ओष्ठ का मतलब होठ। होठ से जो बोले जाएंगे, ये लास्ट में आएगा अपने ओष्ठ या होठ का। अब आप देखिएगा, ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये अंग वाले नासिक वाले छोड़कर इसका होगा कंठ। क्या होगा, कंठ। इस पूरी लाइन का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। इस पूरी लाइन का उच्चारण क्या होगा, मुर्दा होगा। इस पूरी लाइन का उच्चारण क्या होगा, दंत होगा। इस पूरी लाइन का उच्चारण क्या होगा, आगे ये ऊ भी दिया है, ओष्ठ होगा। ओष्ठ का मतलब होठ। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। कवरग का कंठ, सबसे पहले कंठ, चौरग उसके बाद तालु, टवरग उसके बाद मुर्दा आता है, तवरग उसके बाद दांत और उसके बाद पवरग, उसके बाद ओष्ठ। ये बॉडी के अंदर आप हिसाब से लगा लीजिए। सबसे पहले कंठ आएंगे, आप देखना अपनी बॉडी में। उसके बाद तालु है, उसके बाद मुर्दा है, दंत है और ओष्ठ है। अब इसमें आप देखो, ये तो इनमें अपने कोई दिक्कत नहीं है, आपके याद रह जाएंगे ये। लेकिन समस्या यहाँ पर है, तो इनको याद कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, कंठ वाले में हमने क्या किया, सबसे पहले ए आ कंठ में, ई तालु में, ढ और ढ मुर्दा में, लरी लय किसके अंदर आ गया, दंत में, और ऊ किसके अंदर आ गया, ये देखिएगा यहाँ पर ऊ ओष्ठ के अंदर आ गया। ओष्ठ का मतलब होठ के अंदर उच्चारण स्थान। अब देखिए, ए आ और है और विसर्ग, ये कंठ, पूरी लाइन कंठ की। ए आ है विसर्ग का उच्चारण स्थान। अब क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, जैसे है लिख दें, च लिख दें, ट लिख दें, त लिख दें, और इसमें ये पूछ ले कि कंठ उच्चारण स्थान किसका है, तो किसका होगा, है। या विसर्ग की कोई संख्या वो वर्ण आ जाए तो उसके अंदर भी कंठ होगा। ई य और स, इसका उच्चारण स्थान तालु। आपको सिर्फ ये स्वर वाले ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ए कंठ, ई उसके बाद तालु, री मुर्दा। री बहुत इंपॉर्टेंट है, री एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो री का आपको ध्यान रखना है, मुर्दा। लरी लय और स, इसमें दंत ऊ का मतलब क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ऊ ओठों से बोले जाते हैं, गोल गोल हो रहे हैं ना, जैसे सीटी बजाते हैं उस तरह से। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे भी, इनको याद कैसे रखना है। तो ये तो आप लाइन के हिसाब से याद रखेंगे इनका। विसर्ग वाला जो वो स्वर देखेंगे तो ए सबसे पहले ई, फिर उसके बाद री, और उसके बाद पवरग ओष्ठ के अंदर आ जाएगा ऊ। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आप देखो यहाँ पर अंतस्थ। एक क्वेश्चन ये आता है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। उसम व्यंजन क्या है, स है, उसम व्यंजन है। अक्षय त्रय ये क्या है, संयुक्त, मतलब दो वर्णों से मिलकर बने हुए। इनके बारे में आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, आप अच्छी तरह से देख लें। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ य है, उसम स हवा निकल रही है ना जब बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उसम, और संयुक्त ये मिलकर बने हुए हैं, अक्षय त्रय अज्ञ और श्रय। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से। अंतस्थ य है, उसम स है, संयुक्त व्यंजन अक्षय त्रय अज्ञ। अब देखिए, इनको हमने यहाँ पर लिखा है ए ऐ,
क्योंकि वहाँ उच्चारण स्थान उनका बताया था पिछली साइड में हमने, या ऊ तक बताया था। अब यहाँ पर ए ऐ है, इसको कंठ तालु दिया। कंठ क्यों लिखा? ए को यदि हम तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो यह क्या बनता है? ए प्लस ई बनता है। ए का उच्चारण स्थान पहला कंठ है, आ का, ई दूसरे का तालु, तो इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है? कंठ तालु। तो इसी तरह से ओ औ है, इसको कंठ और ओष्ठ, ओ औ का क्या बनेगा? कंठ और ओष्ठ बनेगा। और वह का बनेगा दंत और ओष्ठ, वह का दंत ओष्ठ। तो इन तीनों का ध्यान रखना है। इनको हम तोड़कर अब आपको अगले स्लाइड में बताएंगे भी इनका उच्चारण स्थान कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तामूद याद रखना है, ये कीवर्ड है आपका, ट्रिक ये है तामूद। अब इन तीनों में ज़्यादातर इन तीनों में पूछे जाते हैं, या तो इन तीनों में पूछे जाएंगे या इनमें से, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो आप याद रखना है तामुद, यरल है, और इनके आगे सह लिख दो तीनों, और कुछ नहीं करना। अब यदि इस सह का पूछ ले, षटकोण वाले का, तो इसका तामुद का ता का मुँह का मतलब हो गया मुर्दा, सह का मतलब हो गया तालु, और इस सह का मतलब हो गया दंत। तामुद याद रहे, तामुद, तामुद यरल है। अब यह का पूछ ले तो तालु, र का पूछ ले तो मुर्दा, और ल का पूछ ले तो दंत। दोबारा देखिए, तामुद याद रखेंगे हम, और तामुद याद रखने का मतलब ये हुआ भी इसके सामने, तय के सामने वाले तालु, य और स, मुँह के सामने रे और स षटकोण, द के सामने स स्लेट वाला और ल। अब इसमें आप देखो, सिर्फ एग्जाम में एक सह दे दिए भी इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको क्या लिखना है? तामुद लिखेंगे। उनके सामने तीनों सह किसके सामने आ रहा है? मुंह के सामने, इसका मतलब मुर्दा। तामुद याद रखना है, तामुद याद रह जाएगा। तो इसके आधार पर आपको याद रखना है, ये मुर्दा यरल है, तीनों का याद रह जाएगा। अब फिर देखिए आप एक बार, तामुद यरल है और सह, ता का मतलब मुंह का मतलब मुर्दा, ता का मतलब तालु, और इसका मतलब सह षटकोण, तो सॉरी सह स्लेट। तो तीनों में आपको याद रखना, तामुद से याद रहेगा, यरल है, सह। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें संधि विच्छेद पूछी जाती है। क्षय की क्या होगी, जैसे विशेषकर टेट के एग्जाम में, तो कै प्लस सह षटकोण। देखो ये जब आपको हम डिक्शनरी कैसे देखे जाए हिंदी वो बताएंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कै प्लस है, इन नीचे हलंत है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, तो क्षय को लिखेंगे कै प्लस है। त्रय को हम क्या लिखते हैं? तय प्लस रे प्लस है। ज्ञ को हम लिखते हैं जय प्लस ई प्लस है। और श्रय को लिखते हैं स प्लस रे प्लस ए, स कौन सा? सलगम वाला। त्रि को कैसे लिखेंगे? त्रि। और री, कई बार ये पूछा री का उच्चारण स्थान बताइए, तो छोटी ई इस तरह से लिखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अज्ञा को गे ये बोला जाता है, गे। यह देखिए, यह को हम क्या लिखते हैं? ई प्लस ए, ये यहाँ पर ये लिखा गया गलती से। यहाँ पर आपको क्या करना है? यह को लिखा जाएगा ई प्लस ए, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। वह को क्या लिखा जाएगा? ऊ प्लस ए। अब इसको हमने कंठोष्ठ लिखा था, इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ क्यों लिखा था? ए कंठ और ऊ ओष्ठ, तो वह का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। तो अब आप एक बार फिर यहाँ शुरू वाली स्लाइड पर आइएगा, जो ये दिया गया यहाँ पर। अब देखिए, ये उच्चारण स्थान ए का क्या है? कंठ, और ऊ का क्या है यहाँ पर? देखिए ओष्ठ, तो इसका ए प्लस ऊ वह हुआ था, तो वह का क्या बन गया था? कंठोष्ठ। दूसरी स्लाइड यहाँ पर, ये देखो, ए का ए प्लस ई लिखा हमने, तो ए का कंठ और ई का तालु, तो कंठ तालु। तो इसी तरह से कंठोष्ठ ए प्लस ऊ है, तो ए का क्या हो गया? कंठ, ऊ का मतलब ओष्ठ, कंठोष्ठ हो गया। इसी तरह से वह ए प्लस ऊ, तो इसको हमने जो अगली यहाँ पर देखिए आपको बताया है, वह का ए प्लस ऊ प्लस ए या ए प्लस ऊ एक बात है, तो कंठोष्ठ हो गया। तो इसका मतलब ये उच्चारण स्थान आपको बड़े ध्यान से देखना है। और एक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, कमेंट बॉक्स के लिए आपका आंसर है सह षटकोण का उच्चारण स्थान क्या होगा? सह षटकोण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।